बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए ये PYQ सीरीज़ में लेके आया हूँ। ये 10 साल की क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, 2013 से लेकर 2023 तक जो भी नीट जैसे एग्जामिनेशंस में आए हैं उनको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। मतलब आप जीरो टू हीरो वाला मामला, आपको ज़्यादा नहीं आता है तो भी आप सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पर कुछ PYQs पड़े हुए हैं या तो पूरे एक साथ नहीं हैं भी किसी के, तो एक्सप्लेनेशन मैंने सोचा और अच्छा कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स नीट के लिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर। शुरू करते हैं आइए। अच्छा, उससे पहले एक अपील कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए और आप न्यूमेरिकल्स कर पाएं, नीट में सिलेक्शन ले पाएं, तो नीट में 150 प्लस फिजिक्स में आप मेरे वीडियो से आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, नीट 2024 के लिए डेली एट 7 PM वगैरह वगैरह चैप्टर वाइज PYQs हैं। और ये 2010 साल के 2013 से 23 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का आज हम लोग जिक्र यहां पर कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे की कुछ बातें और बताता हूं। देखिए, मैंने आपके लिए क्या किया है, नीट वाले बच्चों के लिए पूरा कोर्स, गोल्ड सीरीज पूरा कोर्स, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स, स्पेशली डिजाइंड वीडियो फॉर नीट। ना ये 12th बोर्ड्स के लिए है, मतलब बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, ना ये जेई के लिए है। एकदम आपके हिसाब से सटीक वीडियो बना दिए हैं, चुस्त दुरुस्त, कम समय में सारी चीज। आप कहीं फीस भी दिए होंगे कोचिंग में, तो ऐसी पढ़ाई आपको नहीं मिली होगी। और इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है जैसे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। गूगल शीट में मैंने इनकी चैप्टर के नेम, इनकी सबहेडिंग्स लिख दी हैं, सामने मैंने लिंक्स लगा दिए हैं जिससे फटाफट आप वीडियो को देख सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ 12th का टैब दिखेगा, इस शीट में 11th का ये फोटो है इसलिए नहीं दिख रहा है। और यहां पर देखिए, जैसे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आप कूलॉम्स लॉ पढ़ना चाहते हैं पार्ट नंबर 2, तो सीधे इसको क्लिक कर देंगे प्ले बटन को और ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले गए, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में गए, प्ले बटन को क्लिक किया और ये चालू हो गया। इसी तरह 11th पे चले गए तो 11th का देख लिया। पूरा कोर्स फिनिश हो चुका है। आप इसको इस्तेमाल करिए और शानदार प्रदर्शन कीजिए। इस जिसको मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी का नाम दिया है, इस पे आप पहुंचेंगे कैसे, तो इसका भी देखिए बड़ा ही सरल तरीका मैंने बना दिया है। आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। कैसे खोलेंगे, इसका हैंडल है @अरविंद नीट। अगर आप यूट्यूब चैनल पे अरविंद नीट डाल देंगे तो इसी अरविंद एकेडमी नीट चैनल पे पहुंच जाएंगे। अपना एक अरविंद एकेडमी करके भी चैनल है जो बोर्ड्स पर फोकस करता है। वहां पर बच्चों को कहना है कि फिजिक्स बहुत आसान और इंटरेस्टिंग मैनर में आप पढ़ाते हैं। वही चीज मैं आप नीट वाले बच्चों के लिए करूंगा। फिजिक्स का डर मैं दूर कर दूंगा। जैसे 150 आपके आए फिजिक्स के अंदर नीट में, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे और डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो चुका होगा। तो यहां पर देखिए, इसको आप खोल लीजिए अरविंद एकेडमी नीट, और ये देखिए लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को आप बेटा क्लिक कर दीजिए और ये 3 लिंक टाइप खुलेंगे। पहला वाला नाम लिखा हुआ ऑल वीडियो लाइब्रेरी, इसको क्लिक कीजिए और उसी ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंच जाएंगे। कहीं भी कुछ याद रखने का आपको इशू नहीं है। आप सीधे होम पेज पे जाएं, क्लिक करें और पहुंच जाएं। कुछ बच्चों का रहता है सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स मिल जाएं, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल आप ओपन कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। साथ में बेटा आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको नीट के लिए कुछ कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे या आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो उन कोर्सेज को लेकर आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी सवाल लगाना करते हैं शुरू। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल आया था आपका इस चैप्टर से। पूछा है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज। किसी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जाएगा। आप जानते हैं गॉस लॉ बोलता है B.ds इज इक्वल टू 0। तो ये किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स से, क्लोज्ड सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये आपका देखिए φm के बराबर है, विच इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ये 0 होगा।
और ये जो गॉस लॉ था, ये इसका जो कंक्लूजन था कि भाई ये क्या क्या बताता है हमको, तो मेन चीज ये बताता था कि जो मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स का मतलब ये जैसे कि एक चुंबक होता है ना, मैग्नेट इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोले चुंबक, इसको आप काट दें तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। मोनो मतलब सिंगल, ये मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा यहां डाइपोल होते हैं, बाइपोलर होता है। तो अगर आप काटेंगे तो नॉर्थ के साथ छोटा सा साउथ, छोटा मतलब उसी हिसाब से, और यहां नॉर्थ आपको मिल जाएगा। तो ये गॉस लॉ ये बताता था कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जाने की बात हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी बात एक साथ देखिए, तो वो हमेशा जीरो होती है। यानी किसी से भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, वो जितना जाएगा उतना निकलेगा, कुल मिलाकर फ्लक्स m विल बी जीरो। मैं हर तरह से आपको बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूं, जिससे बातों को पकड़ पाएं। इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों 2020 में आया हुआ सवाल करते हैं, और ये ऐसे सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए होती है। चलिए पढ़ते हैं फिर बताते हैं। एन आयरन रॉड ऑफ सस्टेबिलिटी 591। तो सस्टेबिलिटी आप जानते हैं ना, साइएम से दिखाते हो, ये सस्टेबिलिटी होती है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 599, ये नंबर होता है केवल। सस्टेबिलिटी इज 599, इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, परमेबिलिटी निकालनी है तो परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू, ये परमेबिलिटी होती है। म्यू नॉट इन्होंने दे रखी है, वैसे भी म्यू नॉट हम घोटे रहते हैं याद रखे होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, सब्स्टेबिलिटी का रिलेटिव परमेबिलिटी से लिंकेज होता है, फॉर्मूला मतलब वो होता है म्यू आर, उम्मीद है आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे, एक्सएम साई एम बोले बल्कि। तो ये देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि यहां से तो साई एम के वैल्यू रखोगे, म्यू आर निकाल लोगे। अब दूसरा जो म्यू आर होता है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हो, वो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फॉर्मूला दूसरा होता है। इससे अगर आप देखो तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो अगर हम यहां से म्यू आर निकाल लें तो यहां पर पुट कर देंगे, म्यू निकल आएगा, खेल खत्म हो जाएगा इसका बहुत आसान। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस हाँ फॉर्मूले से याद रखिए, जो कि आप याद करेंगे ही ऐसी मुझे उम्मीद है, और साथ में थोड़ा सा दिमाग खोले रहिए कि कहाँ क्या लगाना है। बाकी मैं आपके साथ हूं ही, तो साहब इसको मैं निपटाता हूं। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और ये म्यू आर की वैल्यू हो गई 1 प्लस, और साई एम था 599, यानी ये वैल्यू हो गई 600। कोई समस्या नहीं। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर म्यू की वैल्यू आने वाली है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर आप निकाले हैं 600, और म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई, वो लिखा हुआ है, वैसे आपको याद भी रखना चाहिए, -7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 चौक 24, ये पाई है 24 पाई, और 2 जीरो खा गया इसको, तो 10 की पावर -5 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और ये आपका आ गया रिजल्ट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है बड़े प्रेम पूर्वक। तो 24 पाई, ये तो वही कुछ और ही, अच्छा ये मिला, ए वाला मिल गया। यहाँ 10 की पावर -4 लिखा हुआ है, और ये 10 की पावर -5 है। एक डेसिमल अगर इसमें फिट कर दोगे, यानी ये कर दोगे 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पहला वाला ए ऑप्शन यहां पर मिल जाता है, तो इसको भी नोट कर लिया जाए। और देखिए कोई दिक्कत नहीं है, शांति बनाए रखिए, मेहनत पूरी कीजिए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझेंगे पहले। ए थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मान लीजिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, समझाने के लिए बना रहा हूं, ये परमानेंट मैग्नेट ना समझना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं, ऐसे है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहां पर एक रॉड आपने ऐसे यहां पर डाली थी, ये मान लो नॉर्थ बनाओगे, ये मान लो साउथ बनाओगे, सो एग्जाम्पल। और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक, ठीक है।
लिखा व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही करंट आप चालू करोगे ये मैग्नेट्स डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ना पसंद करता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहता है, तो ये रॉड पुशअप हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई, ऐसे थी और टुई ऐसे उठ गई। मतलब समझ गए होंगे, वो पढ़ाते वक्त थोड़ा सा मुझे मजा आता रहता है तो मैं मजा लेता रहता हूं, तभी आपको मजा आएगा, है ना। तो आप समझ गए नॉर्थ साउथ लगा हुआ, ये लगा रखा है अपने रॉड, और जैसे ही चालू किया आपको बटन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, ये पुट से ऊपर से ये उड़ गई। तो ये क्यों उड़ गई ये पूछ रहे हैं, आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जगह उड़ गई। Hence the rod gains gravitational potential energy। सही बात है भाई, कोई भी चीज धरती की अपेक्षा में अगर ऊपर चली जाती है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, mgh। भाई ये पेन यहां पर है, अगर इसको और ऊपर कर दें तो ये नीचे जो जहां पे मैं खड़ा हूं उस लेवल से तो हाइट और बढ़ गई, तो इसकी mgh और बढ़ गई, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ गई। बात समझ में आ गई। द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम, यानी ये कह रहे हैं ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है ये कहां से आई है, वर्क डन किसने कर दिया है। तो ये वर्क डन किसने किया, अरे भैया इसको तो तुमने एक करंट पास करके बनाया है ना, तो वर्क किया है करंट ने, करंट को फ्लो कराया, मैग्नेटिज्म बना और उससे वो खींच गई ऊपर। तो इसका आंसर है द करंट सोर्स। करंट सोर्स से जो एनर्जी मिली है, मैग्नेटिक सोर्स नहीं, करंट सोर्स से मिली है, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड बना और उसके बाद वो उठ गई है ऊपर, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रॉड थी, जहां तक रॉड थी। और लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बातें सही नहीं है। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर इज ए, जैसा आप समझ पाए, इसको भी नोट कर लिया जाए, फिर अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। तो बच्चों करेंगे 2017 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा आपके लिए बने रहते हैं। तो देखिए, जब भी आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़िए ना, उसको अंडरस्टैंड जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, एक ही टॉपिक पर एक जैसे इनफाइनाइट सवाल बन सकते हैं, जरा जरा सा चेंज करते रहिए, है ना। तो इसमें थोड़ी सी बात ये समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। तो चलो भाई, 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉयल, अभी बनाते फोटो, ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.25 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिच मच, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉयल 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। ये समझ लीजिए एक कोई ऐसे कॉयल है, खड़ा कॉयल बना दिया आपको समझाने के लिए। इसकी लेंथ ले लो भाई, कितनी थी, 2.1 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ हो गई 1.25 सेंटीमीटर। एक मैग्नेटिक फील्ड है बी यहां पर, जिसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 0.85 टेस्ला, हॉरिजॉन्टल है ऊपर से, और साहब इसके अंदर टर्न्स कितने हैं, 250, ये लिखा हुआ है। एन की वैल्यू हो गई 250, और करंट भी दे रखी थी, मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, वो थी 85 माइक्रो एम्पियर। ये कह रहे हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा 180 डिग्री घुमाने में। तो यहां पर देखिए, आप पहले ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना होता है। जब आप किसी भी कॉइल को घुमाते हैं तो वर्क डन इन द कॉइल, वर्क डन इन ए कॉइल, वो कितना हो जाएगा साहब, W इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, MB cos θ1 माइनस cos θ2, है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, मतलब m की वैल्यू जानते हो ना, NIA होता है, तो m की वैल्यू हो गई NIA, ऐसे लिख देता हूं जैसे आप समझ पाए, m की वैल्यू रखी है। फिर ये b हो गया cos 0 डिग्री और cos 180 डिग्री, ऐसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए शुरू में कहां पर है, ये 0 डिग्री दिया नहीं है, बोला 180 डिग्री घुमाना है, तो आप शुरुआत वाली पोजीशन मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की,
है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया 0 डिग्री पर, और उसके बाद 180 डिग्री आप घुमा रहे हैं, तो कितना वर्क डन आपको चाहिए होगा वो यहाँ पर हिसाब किताब बनाना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 85 माइक्रो एम्पियर, 85 इंटू 10 की पावर -6। उसके बाद I रहा, I तो पहले ही लिख दिया हमने, अच्छा ये 250 नंबर ऑफ टन्स, n की ये I ये है, एरिया कितना है, तो एरिया है 2.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में चेंज करते हुए, और 1.25 ही है ना, हाँ जी, इंटू 10 की पावर -2, ये एरिया आ गया, ये n है, ये I है, और ये एरिया है। अब B बचा है, जगह खत्म हो गई, B इधर ले लेते हैं 0.85 टेस्ला, और इस बड़े ब्रैकेट में देखिए cos 1 आ गया, 0 आ गया 1, और cos when t होता है -1, तो -1 और माइनस मिलके हो जाएगा +1। ठीक, अब इसको, अब ये वैल्यू 2 हो गई यहां पर, व्हाट इज दिस, दिस इज 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं यही नीचे ऊपर कहीं सॉल्व करना चाहता हूं, एक अंदाजा आपको दे दूं, बाकी तो आप निकालेंगे ही। तो मैं लिख देता हूं वो वैल्यूज जो 85 इंटू 250 0.85, और कोई वैल्यू थी, ये थी 2.1 इंटू 1.25, और ये वैल्यू आ गई 2। पावर्स को एडजस्ट कर लीजिए पहले, 10 की पावर -6 और -2 तो -8, और -2 और तो -10, ये देखिए -10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर -6 जूल के आसपास, जो कि करीब करीब होगी 9.1 माइक्रो जूल। ये आपका आ जाएगा आंसर, और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहां पर डी आपको दिखाई पड़ रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से जो कि मल्टीप्लाई करना है वो आप कर कुरा के जब निचोड़ेंगे इसको, तो ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। 2 इंटू करोगे तो 2, ये आ जाएगा 2.1 7.25 को, फिर 2 को, वगैरह वगैरह। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल सा काम आपका सेट है। मैं हटता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं हटता हूँ, इसको आप नोट कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सा अभी नीचे रह गया है, तो मैं उसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, आप नोट करें पूरा। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, और इसको भी देखिए बड़े आराम से करेंगे। एक इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। ए बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि यहां पर एक जो बार मैग्नेट है, आप ऐसे फोटो समझ लीजिए, ऐसे कोई लटकाए हुए हो आप, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब आप समझिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और यही P का डायरेक्शन है। ये समझ गए होंगे, लिखूं कि M का डायरेक्शन लिख दीजिए, मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन, जो कि साउथ से नॉर्थ होता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इज बाई 60 डिग्रीज W। अब इसको 60 डिग्री अगर आप घुमाते हैं, मान लीजिए ऐसे 60 डिग्री आप घुमा देते हैं, तो इसमें जो वर्क डन आपको मिलता है वो W मिलता है। कह रहा है नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन। अभी नई पोजीशन पे जो घुमा के ले गए हो, यहां कितना टॉर्क लगाओ कि यहां से वापस ना जाए। तो हम उतना ही टॉर्क लगाएंगे जितना टॉर्क इस पे लग रहा है, बस उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो पहले हम निकालते हैं ये जो पहला केस दिया है W, इसके लिए वर्क डन कितना हुआ है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला वर्क डन वाला, W इज इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्कडन होता है, तो ये W तो वर्कडन दिए ही था। M की बात करें तो ये M पड़े रहने देते हैं, इसको B को पड़े रहने देते हैं। cos हो गया 0 डिग्री शुरू में, और बाद में हो गया cos 60 डिग्री। बिल्कुल बात आपकी समझ में आती है। MB ये वैल्यू हो गई 1, और cos 60 होता है हाफ, तो एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो ये वैल्यू बची हाफ MB। यानी इससे हमको एक रिलेशन मिला, W इज इक्वल टू हाफ MB। इसमें कोई भी तकलीफ हमको नहीं है, अच्छी बात है। अब जब ये नई पोजीशन पे पहुंच चुके हैं महाराज, तो इस समय इस पे टाउ कितना लग रहा है तो टाउ लग रहा है MB sin थीटा। ये बहुत सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं,
भाई टॉर्क की वैल्यू होती है। तो यहां पर एम बी लिखा और साइन थीटा में साइन 60 डिग्री लिखा। अब यहां एम बी की वैल्यू यहां से निकालो तो एम बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2W के बराबर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाता है, तो यहां पर आ गया 2W और साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये √3/2 अब ये 2 ने 2 को मार दिया और ये वैल्यू आ गई √3W। ये आपका आंसर हो गया और इसके तहत आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ये देखिए, तो ये ऐसे सवाल, इसमें देखिए कैलकुलेशन भी नहीं है। ऐसे सवाल तो बहुत बढ़िया हैं जहां आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े और थोड़ा सा समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, नहीं सवाल हो ही नहीं पाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये देखिए फेज 1 का लिखा था, मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर। ये तो आपने याद ही कर रखा होगा, मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव होती है। तो इसमें ढूंढ लीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का आंसर सी है, तो इसका आंसर हो गया सी। थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरा लिख दो, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक है मतलब फेरोमैग्नेटिक यानी फेरो। तो जो साइएम की वैल्यू होती है वो निगेटिव नंबर होती है, 0 और -1 के बीच में जो सिंबल लगा है उसके हिसाब से समझिए। पैरामैग्नेटिक में जो सब्सटेबिलिटी होती है स्मॉल पॉजिटिव नंबर होती है। तो साइएम की वैल्यू हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन और 0। एप्सिलॉन क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये एप्सिलॉन का यहां पे मतलब है। तो पैरामैग्नेटिक जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है सब्सटेबिलिटी, लेकिन बहुत ही कम होती है सब्सटेबिलिटी। फेरो के लिए जो साइएम की वैल्यू होती है वो भाई साहब 1 से बहुत बड़ी होती है, कई 100 हो सकती है, 500, 700, 1000 में भी जा सकती है। तो ये कहानी रहती है, हमेशा याद करके रखिए। और ज़्यादा डिटेल बताने की इस सवाल में कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सब्सटेबिलिटी नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, स्मॉल पॉजिटिव नंबर फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इट इज मच मच ग्रेटर देन 1। नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आना भी चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं करके। फॉलोइंग फिगर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कन्फिगरेशंस। ये दिख ही रहे हैं हमको। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m। जो एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये तो आपको पता ही है, वैसे मैं याद दिला रहा हूं आपको। विच कन्फिग्रेशन हैज द हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे ये बना हुआ है, यहीं पे समझाते चलते हैं। ये मैं पहले के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि चारों में किसका ज्यादा जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर रेड कलर लगा दें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट m हो गया, ये साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट m हो गया, क्योंकि सब मैग्नेटिक मोमेंट का है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सी बात है कि m नेट जो निकालोगे वो हो जाएगा √m1² प्लस m2²। यही तो फॉर्मूला होता है। अगर m1 m2 दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो यहां पर वैल्यू आ गई m² प्लस m², क्योंकि दोनों ही mm है। तो ये आप इतना समझते ही, इसकी वैल्यू हो गई m√2। m√2 ये मैग्नीट्यूड हो गया। चलो भाई दूसरे की बातचीत कर लेते हैं। अब दूसरे में सिचुएशन क्या है? दूसरे का मतलब सेकंड ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट साहब 0 है। क्यों? क्योंकि देखिए साउथ वाले का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है मैग्नेटिक, और इसका साउथ से नॉर्थ इधर है। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नलीफाई कर देंगी। आप समझ गए मेरी बात? तो इसको मैं ज्यादा लेथन नहीं फैला रहा हूं, सीधे ही लिख रहा हूं m नेट बराबर 0, क्योंकि आप समझ गए होंगे m में से m घटाओगे तो 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर कलर को कुछ बदलते हुए भाई। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? ये नीचे वाला साउथ से नॉर्थ m और ये साउथ से नॉर्थ m इधर।
दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो भाई यहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब आप जोड़ते हो मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या लिखते हो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2pq यानी m1 m2 और उनके बीच का एंगल cos थीटा। बहुत सुंदर बात। अब यहां वैल्यू रखते हैं, सब दोनों mm है, तो ये m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m और बीच का इनका एंगल कितना है, 30 डिग्री। यही ना, और क्या करना है, उसमें कुछ कहानी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो निचोड़ते हैं। ये हो गया 2m स्क्वायर, रूट लगा है मतलब, और ये वैल्यू हो गई 2m स्क्वायर यहां पर, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। अब आप इसको चाहो क्या, जोड़ घटा डालो, मतलब कट्टम काटी कर लो, और यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, m स्क्वायर कॉमन है, बाहर चला जाएगा तो m बचेगा, √2 प्लस √3। ये वैल्यू हो गई नंबर 3 वाले की कहानी। नंबर 4 पे आ जाते हैं, सेम वही सिचुएशन है, एंगल 60 हो गया है बस। तो यहां पर ये देखिए, साउथ से नॉर्थ एक m इधर है और साउथ से नॉर्थ एक m इधर है, बीच में एंगल 60 है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप क्योंकि पूरी रामायण समझ चुके हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे m नेट चौथे के लिए। यहां लिखोगे m स्क्वायर, फिर m स्क्वायर प्लस 2m और cos 60 है जहां तक। अब यहां पर देखिए, तो ये वैल्यू हो गई 2m स्क्वायर और यहां भी हो गया 2m स्क्वायर। cos 60 का मतलब होता है हाफ, तो cos 60 हो गया हाफ। इस 2 ने 2 को मार दिया। ये देखिए m बाहर ले लो, ये 2m स्क्वायर है कि m स्क्वायर 3m स्क्वायर, तो m√3 आ गया। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आ गया। चारों का मैग्नीट्यूड निकाल डाले हैं, सबसे बड़ा कौन है ये देखना है, यही पूछा है ना, हाईएस्ट जी। तो देखिए 0 तो 0 ही है, इससे बड़ा तो m√2 ही है, और उससे बड़े वाले m√3 दिख रहे हैं, तो यानी 2 तो खत्म हो गए। इन दोनों में कंपेयर करना है। यहां पर वैल्यू देखिए, इस वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट करना अगर आप चाहें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए m, ये 2 लिखा हुआ है और √3 का मतलब होता है 1.732, यानी ये वैल्यू हो गई m√3.732। तो ये देखो, ये वैल्यू इससे बड़ी है। ये √3 का याद करके रखना, नहीं कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाओगे। ये तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में टोक देता हूं कि भाई पता नहीं याद है, नहीं याद है। तो √2 को लिखते हो 1.732, √2 को लिखते हो 1.414। ये थोड़ा याद किए रहना। तो यहां पे वैल्यू लिखा, जोड़ के मैंने दिखा दिया जैसे कंफर्टेबल आप हो जाएं। 3.732 जो इससे बड़ी है। तो सबसे बड़ा खेल किसका हो गया, नंबर 3 का। दिस इज द बिगेस्ट एंड दिस इज द आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने देखिए बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज इसकी सारे धागे खोल दिए हैं इसके, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये सवाल इंटरेस्टिंग है और यहां पे ध्यान दीजिएगा, आराम से समझा दूंगा। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L, एक बार मैग्नेट है जो लेंथ L का था। यहां फोटो बना लूं पहले, ऐसे था, इसकी लेंथ साहब L थी, कहीं नॉर्थ रहा होगा कहीं साउथ रहा होगा। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो M था, हाँ M था। इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर। तो अच्छा, इस पहले वाले को लिख लेते हैं। इसकी मान लीजिए जो पोल स्ट्रेंथ है, मैं लिख दूं नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। पोल स्ट्रेंथ मान लो स्मॉल m है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसे लिखते हो m इंटू एल। ये ऐसे ना, ये सिंपल क्या चीज लिखी हुई है, ये लिखा है जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ना, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, Q इंटू 2L या Q इंटू टोटल लेंथ, यहां पर M इंटू L, उसी तर्ज पर ये पोल स्ट्रेंथ है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं ये कि अब इसी को ऐसे मोड़ दिए हैं, बेंड कर दिए हैं। तो यहां से पढ़ूं, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, इस तरह से आर्क में बेंडिंग हो गई, एज शोन इन द फिगर, देख लिया भाई। द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो।
ये सवाल बढ़िया है, मैं यहाँ पे फोटो नहीं बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, फिर आपको समझाऊंगा और आपकी समझ में आएगा। यहीं पे बना दूँ, समझ जाओगे क्या? नहीं, एक बना देते हैं, चलो तो ऐसे बनाते हैं और जैसा इन्होंने कलाकारी की है कोशिश करते हैं ऐसे बना ले जाएं। वैसे डायग्राम बनाने में काफ़ी हाथ तंग है अपना आप तो बायो में खूब सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते होंगे। 60 डिग्री यहाँ पर ऐसे 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ, अभी कानून करना है इसलिए रुका हूँ। अच्छा, वाइट कलर ले लो, चलो भाई। अब इसकी कोई रेडियस भी मान लो जब ये बेंड किए हुए हो। अच्छा, इसकी जो लेंथ थी वो तो एल ही रहेगी भाई, इसी को तो ऐसे मोड़े हो तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो लेंथ इसकी एल ही रहेगी। बढ़िया। और ये एंगल 60 डिग्री है जैसा कि इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है। अब इस वाले में अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा दो। यहीं लिख देता हूं, चलो। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री, ये रेडियंस में लिखा जाता तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है, नहीं गलत कर दोगे। यहां पर अगर 60 डिग्री लिख दोगे तो बंटाधार, ये फॉर्मूला जो है आप भूल जाते होंगे ना, इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होता है जब थीटा यहां रेडियंस में लिखा हो। रेडियन का मतलब पाई वाले फॉर्मेट में लिखा हो। तो ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को लिखोगे पाई बाई 3, तो ये लिख दो ना, क्या है इसमें, पाई बाई 3। आर्क लेंथ कितनी है, विच इज एल, रेडियस कितनी है, आर। ये हम नाटक क्यों कर रहे हैं? इस रेडियस को पकड़ने के लिए, क्योंकि रेडियस हमको दी नहीं है, ये तो हमने मानी है। तो यहां आर की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चे? आर निकाल लो तो आर हो गई कुछ गलत 3l बाई पाई, बिल्कुल ठीक। ये हम आर निकालनी है। आर क्यों निकालना पड़ा अभी समझ में आ जाएगा। ये इस वाले का पहले बता देते क्यों निकाल रहे हैं। इस वाले का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब आप निकालोगे तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है M, उसमें तो कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, कलर बदलना उचित रहेगा, ये सेपरेशन हमको लेना है। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा M डैश कह लीजिए, वो क्या होगा? पोल और बीच का इफेक्टिव सेपरेशन, यानी ये जो सीधी लाइन मैंने खींची है ये हमको चाहिए। ये निकालेंगे कहां से? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कलर फिर से बदलने की इच्छा जाग उठी है, ज्यादा अच्छा कलर दिखता नहीं है ये। ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ये 90 डिग्री हो चुका है, ये बना है आपका 30 डिग्री। ये आर मालूम है तो ये इसको नाम दे दो, ओ दे देते हैं नाम, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। फिर से कलर बदलेंगे तो ये एओ आप निकाल लोगे यहां पर साइन 30 लगा के। देखिए आपको दिखाता हूं ना, साइन 30 अगर लगाओगे तो साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज एओ और हाइपोटेन्यूज ये आर दिख ही रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, या कुछ और नाम भी आप दे सकते हैं। दिस इज आर। तो यहां पे एओ कितना हो गया? आर साइन 30। समझ पा रहे हो ना? अब ये जो ए बी है ये एओ का डबल है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए पकड़ बना रहा हूं कि जो ए बी है वो 2AO के बराबर है, यानी 2 इंटू आर साइन 30 डिग्री। उम्मीद है बात आप समझ पाए होंगे कि ये ए बी यानी ये जो इफेक्टिव लेंथ है पूरी, ये 2r साइन 30 के बराबर है। r हमारी वेरिएबल है, इन्होंने नहीं दिया सवाल में, इसलिए r हम ढूंढे हैं यहां से। इसकी वैल्यू पुटुक से अभी पुट कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो नया वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका मतलब है पोल स्ट्रेंथ और बीच का सेपरेशन, जो कि आप निकाले हो 2r साइन 30। बिल्कुल आप मेरे साथ हो। नया वाला डाइपोल मोमेंट m लिखा, 2 लिखा, r की जगह वैल्यू रखी 3l अपॉन पाई, यहां से समझ चुके हो। और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। कुछ भी नहीं, बहुत आसान। जबकि इसको मैं ऐसा समझा रहा हूं कि आपका ज्ञान के नर्वस जो आप पढ़ते होंगे बायो में, ज्ञान की अगर कुछ ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएं, जिससे कि आप ऐसे फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस और कर पाएं। आप 2 से 2 कट्टम मार दीजिए तो वैल्यू क्या बची? 3ml अपॉन पाई, और यहां ml की वैल्यू m है तो दिस इज 3m अपॉन पाई। ये आंसर आ गया।
अभी तो इसका आंसर टिक कर दीजिए, और आगे के लिए इसके कई सारे स्पेसिफिक केस होते हैं जो मैंने अपने डिटेल वीडियो में पढ़ाए हैं, वो याद कर लीजिए, जैसे आपको इतना निकालना ना पड़े। अगर याद है तो फट से मार देंगे। कुछ 5-7 स्पेसिफिक केस हैं, अदरवाइज मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि एम जब भी निकालते हो, पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके हिसाब से बनी वैल्यू डी, ये देखिए डी यहां पर आ गया। तो उम्मीद है ये बात आप बड़े ही शानदार तरीके से सीख पाए होंगे। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है, नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, ठीक है, एम है मैग्नेटिक मोमेंट, इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी। कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये देखिए फोटो में बना देता हूं जिससे आपको पकड़ने में आसानी हो जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड था साहब, और ये साउथ नॉर्थ ऐसे रखा। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट आपका, इसका ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आप जान ही रहे हैं। अच्छा, इफ ए फोर्स एफ इज एक्सपीरियंस बाई ईच पोल, कलर बदल लेते हैं, दोनों पोल पर देखिए, नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फोर्स लग गया और साउथ पे उसकी विपरीत दिशा में लग गया। ये कहने फोर्स लग रहा है, तुमको लगाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बाई ईच पोल ऑफ द मैग्नेट, द लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी, मैग्नेट की लेंथ बताओ ये कितना लंबा है। तो देखिए जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, ये हम याद करे हुए हैं। और साथ में टॉर्क निकालते कैसे हैं, अगर इसके बीच की लेंथ l है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन। टॉर्क क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लग रहे हो और उनके बीच में सेपरेशन हो। बता देते थोड़ा सा, ये वैसे 11th का मामला है लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर ही लग जाए तो इसका जो रिजल्ट होगा एफ नेट विल बी 0 एंड टॉर्क विल आल्सो बी 0, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक इधर उसी लाइन ऑफ एक्शन में इधर। लेकिन अगर यहां पर ऐसे फोर्स लग जाए एफ और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस रखते हुए दूसरा फोर्स एफ लग जाए इक्वल एंड अपोजिट, तो एफ नेट विल बी 0 लेकिन टॉर्क विल नॉट बी 0, क्योंकि इनके बीच में एक परपेंडिकुलर सेपरेशन आ गया है। और वो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एफ डी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर वो लिखना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो नहीं लिख रहे हैं सिंपल रखने के लिए। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी। यही चीज यहां लगा दी है मैंने, इसलिए बताया कि आप कनेक्ट कर सके। ठीक, तो F इंटू सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस, F इंटू एल। अब L निकाल लो यहां से, तो ये क्या हो गया, MB, और साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपॉन F, साइन 91 होता है, तो लेंथ कितनी हो गई बेटा, MB अपॉन F। आंसर आ चुका है। इस आंसर के तहत हम देख लेते हैं MB बाई F, ये पहला ही ऑप्शन देखिए सही है, ये ऑप्शन यहां पर सही हो गया है ना। पूरी बात कितने आसानी से आप समझ गए हैं, है ना, मजा आ रहा है, नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सुपर इजी एक्सप्लेनेशन है, जीरो टू हीरो टाइप का मामला रहे। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा जिससे आपकी फिजिक्स नीट के लिए स्ट्रेंथन हो जाए, 150 प्लस आप स्कोर कर पाए, पढ़ने इंटरेस्टिंग भी लगे, मन लगे और सीख भी जाएं। और जैसे ही आप फिजिक्स में 150 का आंकड़ा पार करेंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का सपना लगभग पूरा हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर बन जाइए उसके बाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।